हेलो एवरीवन, दिस इज़ फार्माउल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 2 विच इज़ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन। जो इसमें से क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं वो होंगे व्हाट इज सेल इंजरी एंड इट्स कॉजेस, व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस seen during cell injury, or explain atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, explain pathogenesis of cell injury, then cell membrane damage, mitochondrial damage, ribosomal damage, nuclear damage. The last question हम cover करेंगे दूसरे वीडियो में। तो we'll start with cell injury first. तो सेल इंजरी क्या होती है, पहले इसकी स्टोरी लाइन समझ लेते हैं। एक अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी सेल की, फिर उसने डिसाइड किया कि विल स्टडी फार्मेसी। उसको स्ट्रेस हो गया, उसकी सेल स्ट्रक्चर बदल गई, उसकी बायोकेमिकल फंक्शनिंग बदल गई, इनफैक्ट ख़त्म हो गई। तो उसका जो सेल था वो अब इंजर्ड हो गया, इस लिमिट तक इंजर्ड हो गया कि देर आर टू फेजेस नाउ, या तो वो रिवर्सिबल चेंज हो, या रिवर्सिबल डैमेज हो, या फिर इरिवर्सिबल डैमेज हो। तो सेल इंजरी इसी थीसिस पे चलती है। नाउ विल रीड इट वंस। सेल इंजरी इज कॉमन फेस ऑफ ऑल डिजीजेस। हर डिजीज़ का बहुत बेसिक सा स्टेज होता है। इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑल्ट्रेशन इन सेल स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल फंक्शनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम सम स्ट्रेस दैट एक्सीड्स द एबिलिटी ऑफ द सेल टू कंपनसेट थ्रू नॉर्मल फिजियोलॉजिक एडेप्टिव मैकेनिज्म। अगर सेल अपने आप को ठीक नहीं कर पाती है, जब उसे इंजरी होती है तो उसे सेल इंजरी कहते हैं। डिफरेंट इंजूरी स्टिमुलाई अफेक्ट मेनी मेटाबॉलिक पाथवेज। अब इसको समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे जिससे ये चीज़ जल्दी समझ में आए। एक नॉर्मल सेल था, नाउ इट अंडरवेंट स्ट्रेस और इट अंडरवेंट इंजूरी स्टिमुलस विच कुड बी मैकेनिकल स्ट्रेस, विच कुड बी फिजिकल और केमिकल फैक्टर, जिसके वजह से उसके दो स्टेज हो गए, या तो वो इरिवर्सिबल इंजरी हो या फिर वो रिवर्सिबल इंजरी हो। जो उसने स्ट्रेस लिया था उस केस में सेल एडेप्टेशन करता है, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है, ठीक है, अधेयर करने की कोशिश करता है। बट अगर बहुत अच्छी खासी एक्सट्रीम लेवल की इंजरी हुई है कि मतलब सेल के चिथड़े उड़ जाए, तो या तो सेल इरिवर्सिबल इंजरी की फेज में जाएगा विच इज़ कॉल्ड सेल डेथ, मतलब कि सेल ख़त्म, बाय बाय। बट अगर रिवर्सिबल इंजरी है तो वो फिर भी ठीक हो सकती है। तो रिवर्सिबल इंजरी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज़ कि रिवर्सिबल इंजरी में हमें दो फेजेस पढ़ने पड़ते हैं, नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। नाउ अपोप्टोसिस क्या है? अपोप्टोसिस इज अ गुड सेल डेथ, मतलब अच्छे के लिए मरना, ठीक है। और नेक्रोसिस क्या है? इट्स नॉट दैट गुड। अगर नेक्रोसिस हो रहा है तो आप समझिए कि कोई डिजीज़ है, कोई कैंसर वाली प्रॉब्लम है। बट अगर अपोप्टोसिस हो रहा है तो आप समझिए ये अच्छा है, ये सेल काउंट को मेंटेन करने के लिए हो रहा है। अगर इनफैक्ट अपोप्टोसिस नहीं होगा तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ विल स्टार्ट विथ रिवर्सिबल इंजरी एंड इरिवर्सिबल इंजरी। यहाँ हम बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ेंगे क्योंकि इसे हम अगले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे हम बच्चों वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे। अर्ली स्टेजेस और माइल्ड फॉर्म्स ऑफ इंजरी आर रिवर्सिबल। जो पहली स्टेज होती है इंजरी की वो रिवर्सिबल होती है जनरली, अगर चोट हल्की फुल्की है। इंजरीज लेकिन उस केस में प्रोग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा खतरनाक इंजरी नहीं होनी चाहिए कि मेम्ब्रेन भी पूरा डैमेज हो गया। और इरिवर्सिबल इंजरी जो होती है वो उसे हम सेल डेथ कहते हैं, और वो दो टाइप की होती है, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। अब मैं इसे बिगिन करने से पहले, अडेप्टेशन वाले टॉपिक को शुरू करने से पहले, आई वॉन्ट यू टू नो कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी विच इज़ लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स। लेबाइल सेल्स कौन सी होती हैं? जो हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, जैसे सेल्स ऑफ स्किन, म्यूकोसा ऑफ GIT। स्टेबल सेल्स कौन सी होती हैं? जो अडल्टहुड आने पर डिवाइड करना बंद कर देती है, जैसे कि लिवर और पेंक्रियाज। बट हाँ, अगर इसे चोट लगी है, अडल्टहुड आ चुकी है और चोट लगी है, तो सेल अपने आप को ठीक करने के लिए इट विल डिवाइड इटसेल्फ बैक। नाउ परमानेंट सेल्स कौन सी होती हैं? दो सेल्स विच नेवर डिवाइड, जैसे कि न्यूरॉन्स हो गई और कार्डियोमायोसाइट्स हो गया। अब अडेप्टेशन समझने के लिए विल हैव टू अंडरस्टैंड इसका डायग्राम। अडेप्टेशन, सेल अपने आप को अडेप्ट कैसे करती है। एज आई टोल्ड यू कि जब कोई प्रॉब्लम आता है, कोई स्ट्रेस आया है, तो सेल अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करती है। तो देयर आर 5 टेक्निक्स जिससे सेल अपने आप को अडेप्ट करेगी, विच इज़ हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, अट्रॉफी, मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया। ओके, तो अब मान लीजिए देयर वाज अ नॉर्मल सेल,
अगर उसका साइज़ इंक्रीज़ करा सी जो नॉर्मल सेल था उससे साइज़ इंक्रीज़ कर गया, साइज़ सेल का फूल गया, तो उसे हम हाइपरट्रॉफी कहेंगे। हाइपर मतलब बढ़ना, ट्रॉफी मतलब साइज़, तो साइज़ का बढ़ना हाइपरट्रॉफी। अगर नंबर भी बढ़ रहा है तो उसे हम कहेंगे हाइपरप्लेशिया। प्लेशिया होता है नंबर, हाइपर मतलब बढ़ना यानी कि सेल काउंट बढ़ना। अट्रॉफी होता है एब्सेंस ऑफ ट्रॉफी। आई टोल्ड यू ट्रॉफी का मतलब साइज होता है, यानी कि साइज, एब्सेंस ऑफ ट्रॉफी बेसिकली साइज थोड़ा श्रिंक करेगा, साइज एंड नंबर डिक्रीजेस। मेटाप्लेशिया में क्या होता है, स्क्वामस सेल्स जो होती हैं वो इंटरकन्वर्ट हो जाती है कॉलमनर सेल्स में, यह हमें जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह में देखने को मिलती है। डिस्प्लेशिया में क्या होता है, सेल्यूलर डेवलपमेंट जो होता है वो ऑल्टर कर जाता है, ठीक है, तो हमें अब नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। अब हमने टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे पढ़ लिया है। अब इस डायग्राम के बेसिस पे हम इन पार्ट्सों को डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला वाला है वो है हाइपरप्लेशिया। इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यू यूजुअली रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। सेल की साइज जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेल का वॉल्यूम जो होगा वो बड़ा और फूला हुआ नज़र आएगा। ना इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया के एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फीमेल ब्रेस्ट। प्यूबर्टी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे आप देखते हैं कि फीमेल ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है हमें पता है कि वो बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ एनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूट्रस की जो साइज़ होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाती है, तो इसलिए सेल को क्या होता है अपने आप को फुलाना पड़ता है, मतलब उसको अपने आप को बढ़ाना पड़ता है, तो वो हाइपरप्लेशिया के थ्रू वो करती है वो काम। नाउ प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। तो हमें ये पता है कि आफ्टर एवरी पीरियोडिक साइकिल आपकी एंडोमेट्रियम जो होती है वो उसकी थिकनिंग शुरू हो जाती है, ताकि अगले पीरियोडिक साइकिल में वो अपने आप को शेड कर सके, राइट। तो वहाँ पे भी हमें हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है। अब पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया का एग्जाम्पल देख लीजिए। रीजनरेशन ऑफ लिवर फॉलोइंग पार्शियल हेपेक्टेक्टोमी। नाउ देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स जो अपने आप को अगर आप उसे डोनेट करें ना, थोड़ा सा भी उस ऑर्गन का पार्ट काट दें, ओके, तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती हैं। जैसे कि लिवर, आपने सुना होगा कि अगर एक रेसिपिएंट है उसका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो देयर विल बी अ डोनर जो अपने लिवर का 10%, 20%, कुछ परसेंट डोनेट करता है, तो डोनर की लिवर का क्या होगा, वो रीजनरेट कर जाएगी। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, हाइपरप्लेशिया का मॉर्फोलॉजिकल वो ग्रॉस फीचर कैसा दिखेगा हमें, उसके नंबर बड़े हुए होंगे फर्स्ट। सेकेंड, उस ऑर्गन का साइज़ जहाँ पे हाइपरप्लेशिया देखने को मिल रहा है वो बढ़ जाएगा, जैसे कि हमने यूट्रस में देखा, ब्रेस्ट साइज में देखा, ओके। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमें माइटोसिस देखने को मिल रही है, ऑलराइट। अब हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी। अब इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस एंड ऑर्गन लुक्स बिगर देन यूजुअल। प्लीज़ नोट कि नंबर नहीं बढ़ेगा, सेल नंबर नहीं बढ़ेगा, जस्ट साइज ही इंक्रीज करता है। नाउ इसका लोकेशन क्या होता है, परमानेंट सेल्स। पहला वाला हाइपरप्लेशिया जो था वो हमारा लिबाइल सेल्स में होता था, बट ये वाला हाइपरट्रॉफी होगा हमारे परमानेंट सेल्स में। और हमें पता है परमानेंट सेल्स कहाँ होती हैं, न्यूरॉन्स में और कार्डियक सेल्स में। ये दो टाइप्स की होती हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल वाली जो हाइपरट्रॉफी होगी वो हमें देखने को मिलेगी, इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगेन द सेम एग्जाम्पल। और पैथोलॉजिकल वाला का जो एग्जाम्पल है वो होगी कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। जब स्केलेटल मसल में एक्स्ट्रा काम कर लो ना तो एक्सटेंशन हो जाती है, जैसे कि कुछ जिम वाले लोग होते हैं उनके जो मसल एक्सटेंशन होता है, तो हमें वहाँ पे भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। नाउ इसका ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर कैसे होगा, अगेन द ऑर्गन विल लुक अपीयर बिगर, ऑलराइट। और इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बहुत लार्ज अमाउंट में हो रहा होगा और सेल ऑर्गेनेलीज बहुत डेवलप हो रही होंगी। नाउ वी हैव अनदर एडेप्टेशन मेथड विच इज़ अट्रॉफी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अट्रॉफी में हमें साइज रिडक्शन एज वेल एज नंबर रिडक्शन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेल जो होती है वो श्रिंक कर जाती है, ऑलराइट। डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, श्रिंकेज कैन बी सीन इन सेल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में श्रिंकेज दिखेगी, सिर्फ कुछ कुछ सेल्स में श्रिंकेज देखने को मिलेगी।
अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सेम ऑलमोस्ट हर अडेप्टेशन मेथड के दो टाइप्स हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जांपल क्या है? एट्रोफी ऑफ गोनाड्स इन मेनोपॉज, एट्रोफी ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग एजिंग और सेनेसेंस। हमें मेनोपॉज के टाइम पे क्योंकि गोनाड्स का कोई काम नहीं रह जाता तो वी सी कि उसकी एट्रोफी हो जाती है, एंड एजिंग के टाइम पे भी हमें एट्रोफी देखने को मिलती है। नाउ व्हाट आर द पैथोलॉजिकल रीजंस? न्यूरॉन एट्रोफी इन मोटर न्यूरॉन डिजीजेस, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ हो गया या फिर पार्किंसंस डिजीज़ हो गया, हमें इसमें भी न्यूरॉन और एट्रोफी देखने को मिलती है। नाउ विल रीड अबाउट मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया में मैंने आपको बताया कि वी ऑब्जर्व कि स्क्वामस सेल्स जो होती हैं वो कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ अडल्ट सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ अडल्ट सेल। जनरली स्क्वामस सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू कॉलमनर सेल्स। इसके एग्जांपल है ब्रोंकाई में स्मोकिंग की वजह से, ये रीजन है और ये कॉज है। तो ब्रोंकाई में स्मोकिंग की वजह से और प्रोस्टेट में प्रोस्टाइटिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपके आराम से स्क्वामस सेल्स विराजमान थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बैठे हुए थे। बट देन सिगरेट फूंक ली गई, स्मोकिंग हो गई, ऑलराइट। फिर ये पार्टिकल्स जब ये पार्टिकल्स जब आए, पोल्यूटेंट्स आए, तो जो स्क्वामस सेल्स होंगी ना उनमें चेंजेस आ जाएगा। तो वो क्या करेंगी, वो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्वामस सेल्स कॉलमनर सेल में कन्वर्ट होंगी। वो क्या करेंगी, स्क्वामस सेल्स यहाँ भी थी, ऑलराइट, बट उनको धक्का मार के कॉलमनर सेल बनने लगेंगी और वो कहेंगे चल साइड हट, मुझे एडजस्ट होना है, एंड दे विल ऑक्यूपाई द स्पेस। ओके, तो यहाँ पे मेटाप्लेशिया में हमने देख लिया कि मेटाप्लेशिया में क्या होता है। अब डिस्प्लेशिया में क्या होता है? वी सी अबनॉर्मल ग्रोथ। डिस्प्लेशिया में वी सी अबनॉर्मल ग्रोथ, इट कैन ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्री कैंसरस सेल्स। अब हम पढ़ेंगे सेल इंजरी या सेल इंजरी कॉजेस या एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेस। इसके जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं इसे, वो है हाइपोक्सिया, एनॉक्सिया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, फ्री रेडिकल्स, जेनेटिक फैक्टर। सेल इंजरी क्या है? बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है दैट अकर इफ द लिमिट्स ऑफ एडेप्टिव कैपेबिलिटी आर टर्मिनेटेड। दिस कैन बी ड्यू टू अबव मेंशन फैक्टर्स। अगर सेल की अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगी तो तब सेल इंजरी हो जाती है। नाउ ये अबव फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं, इनकी वजह से होती है। अब हम इन्हें ब्रीफली पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो पहला वाला था हाइपोक्सिया, एनॉक्सिया, बेसिकली उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग सेल इंजरी बाय रिड्यूसिंग एरोबिक ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। अब ये कब होता है? जब आप पहाड़ों पे चले जाते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से होता है, एंड हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, अनीमिया में। तो फिजिकल एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? मैकेनिकल ट्रॉमा, थर्मल ट्रॉमा, हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिक करंट। मुझे लग रहा है मेरी हैंडराइटिंग को भी करंट लग गया है या फिर ट्रॉमा हो गया, वो टेढ़ी जा रही है। नाउ केमिकल एंड ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। कभी कभार आप सलाइन में मल्टीवाइटमिन भी डाल दें, नॉर्मल सलाइन में मल्टीवाइटमिन डाल दें तो भी आपको सेल इंजरी देखने को मिल जाती है। तो वही इसमें लिखा है, समटाइम्स सिंपल सोल्यूशंस लाइक ग्लूकोज और सॉल्ट इन हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन में ऑल्सो कॉज इंजरी। अब माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होती हैं? ऑब्वियसली इन्फेक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं उनके वजह से भी हमें सेल इंजरी देखने को मिलती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होती है? अब इसमें कुछ डिजीज़ेस होते हैं जिसकी मेरास्मस, अनीमिया, प्रोटीन और वाइटमिन की कमी की वजह से बेसिकली बॉडी स्टार्व कर जाती है। इनिशियल स्टेज पे तो बॉडी वो स्टोर्ड एटीपीज यूज़ करती है जिससे काम चल जाए, बट जब वो स्टोर्ड एटीपीज भी ख़त्म हो जाती है तो इट स्टार्ट्स हार्मिंग इट्स ओन सेल्स, ठीक है। तो इसके वजह से भी हमें सेल इंजरी देखने को मिलती है। नाउ देयर इज़ जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ में इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स इनहेरिटेड, जैसे कि डेवलपमेंट डिफेक्ट सच एज एरर इन मॉर्फोजेनेसिस। व्हाट इज मॉर्फोजेनेसिस? मॉर्फोजेनेसिस एक पीरियड है, एक डेवलपमेंट फेज है बेसिकली, जब फॉर एग्जांपल जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है, एम्ब्रियो इन्फेंट में चेंज होता है, नो दिस इज कॉल्ड मॉर्फोजेनेसिस। या फिर सिंगल जीन डिफेक्ट्स, एग्जाम्पल मेंडेलियन सिंड्रोम, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर सबसे कॉमन वो है सिकल सेल अनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है? जब ग्लूटामिक एसिड की जगह पे विलाइन लग जाए तो हमें सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। आई एम सो सॉरी। और 7th फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। बेसिकली फ्री रेडिकल्स जाके एक हेल्दी सेल के मेम्ब्रेन्स को ना तोड़ने लगते हैं, उसके लिपिड और प्रोटीन मेम्ब्रेन्स को तोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से फाइनली वो इतना डिस्ट्रॉय हो जाता है सेल मेम्ब्रेन कि फाइनली सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं एंड यू सी सेल इंजरी। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है एंड ये पार्ट भी ख़त्म होता है एंड I'll try to come up with the other part very soon. Also मैं हर alternative days पे अब वीडियो डाला करूँगी क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं and there's a lot to cover. So till then, happy learning and enjoy. Bye bye.